The journey of a song. A beautiful song जैसे मलाई वाली लस्सी का ग्लास या गुड़ वाले संदेश का टुकड़ा, जैसे माँ के हाथ का निवाला. A beautiful song has the ability to take you back in time or to launch you in the future with imagination. A song जैसे AC की हवा या डॉक्टर की दवा. A song जैसे पहला नशा या पहला खुमार. A song can be like a human being with personality, a character and an integrity. At times, a song can be a guide, a teacher, a cheerleader, or a motivator, or your best companion when you feel lost or alone. A song can even save your life. Every song maker desires to paint a Mona Lisa or a Taj Mahal. Just like all of us, every song has a journey. Today we are here to discuss that journey with a legendary musician. A hero to so many generations of music lovers, Padma Shri Sonu Nigam ji requires no introduction. Not only is he a family member for us, he is also a patron of Ajivasan Music Academy by way of his sponsorship of our Uttam Vagekar Award to legendary artists in the music field. Singer, composer, lyricist, actor, music arranger, and even a sound engineer. He has seen a song from so many points of view. As a true companion to innumerable legendary songs, I trust him implicitly to articulate the nuances that define the journey of a song. Sonu ji, please, aap stage par aaye. Everyone, please give him a big hand. I think a standing ovation would be nice to start with. Please, 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 please. Thank you, Sonu ji. Thank you so much. नमस्ते सोनू जी, वेलकम वंस अगेन. थैंक यू, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपका यहाँ जाने के लिए. नमस्ते, थैंक यू. आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते. गुड इवनिंग. सुरेश जी प्रणाम. सोनू जी, आज फिल्मी संगीत के साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का एक पैरेलल वर्ल्ड जो है वो एस्टैब्लिश हो गया है और आप इन दोनों क्षेत्रों में जो है पारंगत हैं. गाने के विषय में ऐसे बहुत सवाल हैं, फिर वो चाहे रिकॉर्डिंग की दुनिया के हों या लाइव परफॉर्मेंस से संबंधित हो, जो मैं स्टूडेंट्स की ओर से आपसे पूछना चाहती हूँ, जिससे सबको एक दृष्टिकोण मिले, एक सीख मिले, दिशा मिले. बहुत कम लोग हैं जो आपकी तरह इतने अच्छे से जो है आर्टिकुलेट करके इन बातों को समझा सकते, इतने स्पष्ट तरीके से इन बातों को समझा सकते हैं. तो आज यहाँ मौजूद जितने स्टूडेंट्स और संगीत प्रेमी हैं, हम सबको आपके अनुभव और नज़रिए का लाभ मिले, ऐसी इच्छा है मेरी. मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते. सीखने वाला खुद अपना मास्टर पैदा करता है, शिष्य अपना गुरु खुद पैदा करता है, मेरा ये मानना है. तो मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता. मैं आपके साथ में, जैसे आपने ठीक से कहा अंत में, मैं आपके साथ में अपना अनुभव शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी जर्नी बहुत लंबी रही है. मुझे भी इस साल स्टेज पर गाते हुए 45 ईयर्स हो गए हैं. स्टेज पर गाते हुए, प्रोफेशनली गाते हुए. मतलब इवन सुरेश जी से भी मिले हुए जो 31 ईयर्स के करीब हो गए जब मैं स्ट्रगल करने आया था मुंबई में. इस जर्नी में मैंने भी बहुत बड़ी सीखें ली हैं. कोई इंसान, कुछ लोग बड़े ज़्यादा उनकी बैकिंग अच्छी होती है, उनके जो बैकग्राउंड होता है वो ऐसा होता है कि उनको मालूम पड़ जाता है कि स्टारडम क्या चीज़ होती है. हमने स्टारडम कभी देखी नहीं थी ज़िंदगी में. तो जैसे इट्स लाइक व्हेन यू बाय अ टीवी, व्हेन यू बाय अ रेफ्रिजरेटर, यू गेट अ मैनुअल विद इट, इजंट इट? बट लाइफ इज सच दैट यू डोंट गेट द मैनुअल, यू हैव टू क्रिएट द मैनुअल व्हाइल यू लिविंग द लाइफ, है ना? दिस इज़ लाइफ. मैंने भी मेरा मैनुअल खुद पढ़ा खुद, मतलब जब जिया तो जीते जीते खुद मैनुअल लिखा मैंने कि अच्छा ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा होता है, और यही करना चाहिए, यही करते रहना चाहिए. अभी ठीक नहीं है लेकिन बाद में ठीक होगा. तो ये सब मैनुअल जब मैंने अपने लिए खुद लिखने शुरू किए, वही मैनुअल मैं आपसे आज शेयर कर दूंगा जो हम बात करेंगे. थैंक यू सो मच सोनू जी. गानों की लाइफ स्पैन की बात करना चाह रहे हैं. व्हाट मेक्स अ सॉन्ग टाइमलेस, इमॉर्टल, लाइक लग जा गले, या व्हाट मेक्स इट गो बियॉन्ड अ हिट और अ ब्लॉकबस्टर जैसे आपका कल हो ना हो है? व्हाट इज इट दैट डज दिस मैजिक? देयर इज नो, एज यू नो वेरी वेल, देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला टू इट. Over the course of time, I have learnt one thing, जो कि मेरा एक अडिग विश्वास है. Never try to outsmart God.
कभी ये मत सोचो कि मैंने ये कर दिया, अभी मैंने ये गाना से लिख लिया है, अभी देखो ये हुक लाइन जो मैंने लिख दी है तो सुपर हो जाएगी। अभी तो गाने की किस्मत होती है, इंसान किस्मत से पैदा होता है, गाना भी किस्मत से पैदा होता है। अब एक ही मुहूर्त में, हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजी को मानता हूँ काफ़ी हद तक, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि उससे भी ऊपर कोई चीज़ होती है। एक ही समय पे, एक ही नक्षत्र पे, एक ही साल, एक ही दिन, एक ही मतलब उसी समय पे एक बच्चा मुकेश अंबानी के घर में पैदा होता है और 5 लाख और 10 लाख बच्चे किसी ब्रिज के नीचे, किसी पटरी के पीछे, किसी पुलिया के नीचे और ऐसे भी पैदा होते हैं एक ही नक्षत्र पे। तो इंसान का भी जैसे किस्मत होती है वैसे ही गाने की भी किस्मत होती है। हैविंग सेड दैट, अगर हम कहें कि किस्मत बनती कैसे, तो किस्मत बनती है अच्छी नीयत से। आपकी नीयत अगर ख़राब है, इफ़ यू ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट योर, तो क्या हो जाएगा, गाने बनेंगे, आप उस गाने को बार बार चलाएंगे, बार बार चलाएंगे, बार बार चलाएंगे, बार बार चलाएंगे, वो गाने उस समय हिट हो जाएंगे, हो जाते हैं। अगर आपको मैं बोल दूं कि यहाँ पे टेबल में कप पड़ा है उस पे है बॉटल, टेबल में कप पड़ा है उस पे है बॉटल, अरे उसमें है बॉटल, कप में है बॉटल, कप में है बॉटल, अरे टेबल में, इसको अगर 10 बार रिपीट कर दिया आपने और टेबल में कप पड़ा है, कप में पड़ी है बॉटल, तो आपने ऐसे कर दिया दिमाग लगा के, तो गाना हिट हो जाएगा। आपको आपने कुछ भी लिख दिया, रैंडम लिख दिया, 4 बार 5 बार रिपीट कर दिया, मुखड़े में हुक लाइन वो बन गई। तो ये आपने क्या किया, आपकी नीयत खराब थी, आपने अच्छी चीज़ लिखने की कोशिश नहीं की है, आपने चला के दिखाई है। ये नहीं कि अच्छे गानों में आप रिपीट नहीं कर सकते, ये भी मैं नहीं कर रहा, पर कुछ पहले अच्छा लिखो, कुछ अच्छी बात कहो, उसके बाद उसको अच्छी धुन में संवारने की कोशिश करो, उसके बाद में उसके लिए उसका करेक्ट सिंगर चुनो, लड़की या लड़का। ये नहीं कि मेरी है या मेरा कोई है उसको मैं गवा दूँ, या मेरा वो है, मैं आई डोंट वांट टू से मच बिकॉज वो किसी पे होने, बट चूज़ द करेक्ट सिंगर कि ये इस गाने के साथ इंसाफ करेगी या करेगा, और फिर उस गाने को आपने पेश किया, देन यू कैन यूज लिटिल क्लेवर अरेंजमेंट्स, यू कैन प्रोबेबली से कि यार इस लाइन को रिपीट कर सकते हैं। जैसे एक गाना था, मैंने गाया था, मेरे गला थोड़ा भारी हो पड़ा, तो मेरे गाने पे जाना मत, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा गा चुका हूँ दिनों में, तो मैं वॉइस वेरी स्ट्रेन, बट मैं बताऊँ वो 100 दर्द है 100 राहतें, सब मिला है मगर एक तो। अब ये जो हमने जब गाना लिखा गुलजार साहब ने और अनु मलिक जी ने कंपोज किया, और जो अपने डायरेक्टर हैं तो उन्होंने बोला कि इसको तो ये गाना ऐसे था पहले, एक तो ही नहीं, इतना था। तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा, शिरीष कुंधेर ने कहा, सॉरी कभी कभी ब्लैंक हो जाता है इंसान, मेरे इतना नज़दीक है लेकिन आई एम सो लाइक इन ब्ला में हूँ एकदम नींद के उसमें। तो उसने बोला कि अनु जी इसको आप रिपीट करो, तो गाना अच्छा बन गया था, लेकिन वो जो सब मिला दिल नशी एक तो ही नहीं, तो वो गाना जो था उस वजह से आपने थोड़ा क्लेवरनेस की है, लेकिन अच्छा गाना बनने के बाद आपने किया है। तो वो गाना, फिल्म तो उतनी चली नहीं थी, लेकिन वो गाना चल रहा, बहुत चला। आज तक लोग मुझे बोलते हैं कि 100 दर्द है, या उस फिल्म के सारे ही गाने बड़े पसंद आते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था कि कोई गाना लेगेसी कैसे बनता है, इंटेंट मेरे ख्याल से। और हिट गाने तो होते ही हैं, बहुत सारे गाने हिट हो जाते हैं, लेकिन वो गाने बहुत समय तक रहते नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो किस्मत तो होती है, पर किस्मत बनती है तब जब उसके पीछे इंटेंट अच्छा होता है, तो मेरा ये मानना है। एक्चुअली आपने जो अभी इम्प्रोवाइज़ करने की जो बात की, उसी से संबंधित अगला सवाल है, क्या कभी ऐसे हुआ है कि आप स्टूडियो में गए और एक सिंपल सा गाना आपको बताया गया और उसको आपने आलाप है, हारमोनीज़ है या वेरिएशंस के साथ सजा के उसकी काया पलट दी एकदम?
ऐसे यू कांट टेक द काया पलट दी तो नहीं कहे, लेकिन हर गाने को जब आपको मिलता है, जब किसी भी जिस सिंगर ने अपने बड़ों से कुछ सीखा हो, हमारे सामने हमारे गुरु बैठे हुए हैं, तो हम जब सीख देखते हैं कि एक होता है सिंगर और एक होता है जुटा हुआ सिंगर या साधक जिसे कह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने भी ज़िंदगी में साधना अच्छी की है। हालांकि आप जानती हैं कि मैं काला अक्षर भैंस बराबर हूँ जहाँ तक संगीत सीखने का सवाल है। मुझे ये सौभाग्य नहीं मिल पाया कि मैं बचपन से संगीत सीख पाऊँ। थोड़ा सा समय मैंने दिल्ली में मोहम्मद बताया जी से, उनसे 6 महीने तक राग तुर सीखे। फिर उस्ताद गुलाम मुज़फ़्फ़र खान साहब से मैंने वॉइस कल्चर का जो सीखने का मुझे अवसर मिला, मौका मिला। बाकी तो मुझे आप लोगों ने बहुत सिखाया। जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है मैं पद्मा जी को फ़ोन करता हूँ या रब्बानी से पूछता हूँ कि क्या राग है, इनसे फिर ये मुझे पलटे वल्टे बताती हैं, अब ये राग करो, उसका ऐसे करो। तो मेरी तो ट्रेनिंग यहाँ से ऐसे होती है। बट हैविंग सेड दैट, सॉरी मैं सवाल कहाँ से पूछा था? मतलब गाने में इम्प्रोवाइजेशन करके जो है, इम्प्रोवाइजेशन ये था। तो ये हम लोग कोई ऐसे वो अथॉरिटी नहीं बन सकते कि मैंने कुछ बड़ा वो किया है, लेकिन हम सीखते हैं जब अपने बड़ों से कि जो जुटे हुए सिंगर्स होते हैं वो किसी गाने की तह तक जाते हैं। तो काया बदलने की बात नहीं करूँगा, बट मैं ये कहूँगा कि एक सिंपल सा गाना था, तेरी शर्ट दा मैं ता बटन सोनिए, बालों का तेरे में हाई क्लिप हो गया, चांद से भी ज़्यादा सोना मुखड़ा तेरा, हाय देखते ही दिल मेरा स्लिप हो गया, वो मर गया। तो इस गाने को जब मैंने गाया था तो मैंने इस गाने को, नॉर्मली गाने को मैं गाने में बहुत टाइम लगाता नहीं हूँ, इस गाने को मुझे याद है मैंने 2.25 घंटे करीब लगाए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये गाना कहीं एक आइटम बन के ना लग गए। तेरी शर्ट दा मेहता बटन सोनिए, बालों का तेरे में क्लिप हो गया। तो इसको इतना इमोशन से और इतने प्यार से गा, तेरी शर्ट दा मेहता बटन सोनिए, बालों का तेरे में हाय। तो मैंने ये सब कोशिश की कि ये गाने में ना एक वो, और मीत ब्रदर्स बोलते भी हैं कि जो हमने गाना बनाया था ये एक इट वॉज अ कैची सॉन्ग, बट जब उसका रेडिशन किया गया तो हमने उसको एक अच्छे गाने का एक बोलते परिपूर्ण गाने का स्वरूप देने की कोशिश किया। सो देयर आर मेनी मोर सॉन्ग्स, बट आई जस्ट सडनली मेरे दिमाग में गाना आया अभी। सोनू जी, आप कंपोज़र भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, मतलब सिंगर होने के अलावा, और आपने जल फिल्म की कंपोजिशन लिरिक्स 2014 में जो ऑस्कर में नॉमिनेट भी हुआ था बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए, बैकग्राउंड स्कोर भी किया था आपने। तो आपको जब एक स्क्रीन नरेट किया जाता है तो आपके जहन में जो है पहले ट्यून आता है या लिरिक्स आती हैं, मतलब ऐसे संदर्भ में जब दोनों काम आपने करने? जब जल फिल्म का मुझे 2011 की बात है, जब मुझे पहली बार उन्होंने बोला था, तो जल का टाइटल सॉन्ग लिखा था मैंने उस समय, मेरी मम्मी को सुनाया था मैंने। शी वॉज वेरी अनवेल एट दैट टाइम। मैंने लिखा, देखो मैंने दिमाग में से थॉट आया, जल दे जल्दी जल दे, जलने ना दे जल ही जल दे। तो जल दे जल्दी जल दे, जलने ना दे मुझे, जलने ना दे जल्दी जल दे, जल ही जल दे। तप तप तपती आशाओं का मरुथल, प्यासे पनघट पर पनहारा व्याकुल, बाहें पसरे नैनन कोरे आकाश पे जम अटके, इस प्यास का तू हल दे जल दे। तो ऐसे मैंने लिखा था उसको। आँखियाँ जब मुद जाती हैं बात समझ तब आती है, जल का बोध है सूखे बंजरपन में। मतलब जब इंसान मरने जा रहा होता है, आँखियाँ जब मुंद जाती हैं बात समझ तब आती है, जल का बोध है सूखे बंजरपन में, जीवन काल में सत की बरखा भर दे जल दे। ये ऐसे लिखा था मैंने। तो मैंने ये लिखा था पहले, फिर इसका फिर ट्यून दिमाग में, जल दे जल दे जल दे जल दे, जलने ना दे जल ही जल दे, जल दे जल दे जल दे जल दे, जलने ना दे। शुभा जी ने गाया था, उनके स्टाइल में गा रहा हूँ मैं। जलने ना दे जल ही जल दे, जल दे जल दे जल दे जल दे, जलने ना दे जल ही जल दे। तो ये गाना मैंने लिखा पहले था और इसका फिर ट्यून मैंने बाद में बनाई थी। बट ऑल डिपेंड्स। चंदा की डोली जब मैंने गाना लिखा नहीं था, मैंने कंपोज किया था और सारी प्रोग्रामिंग में मैंने की थी, पूरी एल्बम की। तो मैंने प्रोग्रामिंग ढंग से सीखी थी। तो अपने मतलब सीखा कुछ भी नहीं है, सब अपने भी, सारी खुजली अपने आप ही है सारी। खुद ही मैनुअल पढ़ो, ज़िंदगी का मैनुअल लिखो और इंस्ट्रूमेंट्स का मैनुअल पढ़ो।
यही ज़िंदगी में टाइम दिया हुआ है। सो वो मैंने किया था चंदा की डोली, तो वहाँ पे मैंने ट्यून बनाई थी, ना चंदा की डोली में परियों की झोली में तारा तारा दारा, तो ये सब में इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास में कॉम्पोजिशन का पहले आमद आ रही है या, लेकिन मैंने बहुत सारी फिल्मों को म्यूज़िक नहीं दिया है या बहुत सारे एल्बम्स का नहीं दिया है, लेकिन जो मैंने सोचा है कि किसी भी काम से पहले इंसान अगर सर झुका ले, शो के पहले, रिकॉर्डिंग के पहले, कुछ काम शुरुआत करने से पहले बोलते तू मालिक मेरे को निमित्त बना, तू दे मुझे, तू दे, तो इजीली आता है। वो विश्वास से करना पड़ता है, उस पर भी चालाकी नहीं चलती। अगर आपने ये बोल दिया कि सोनू निगम ने कहा था मैं भी ये करूँगा, ये नहीं होगा। यू हैव टू रियली लुक एट दैट सोल दैट गिव बर्थ टू यू, और उसको ऐसे नतमस्तक होकर बोलना पड़ता है, दे मुझे, मैं नहीं करूँगा, तू करेगा, तू करेगा। मैं तो जब वो बोलो तो आता है आसानी से, तो शो भी निप जाता है, गले ख़राब में ऐसा इंटरव्यू भी निप जाता है। तो ये मैंने बोला था बैठ के कि तू करेगा, मेरे से होगा नहीं, इसलिए। क्या बात है, क्या बात है। सोनू जी, आपकी पीढ़ी के सिंगर्स में यू आर द मास्टर ऑफ इमोशंस, आपको एम्परर ऑफ इमोशंस भी बोल सकते हैं। हाउ डू यू गेट इनटू द मूड ऑफ अ सॉन्ग? इज इट टेक्निकल, इज इट? इट्स टेक्निक ऑनेस्टली, हाँ, क्योंकि देखिए अगर गाना बहुत सैड हो और मैं बहुत सैड महसूस कर रहा हूँ, मैं अंदर से दुखी महसूस कर रहा हूँ, बट मुझे वो तरीके नहीं पता कि मैं मेरे दुख को कैसे अभिव्यक्त करूँ, कि दर्द को कैसे बोलना है। अब जैसे मुकेश जी का है, आंसू भरी है ये जीवन की राहें राहें, जीवन की राहें, तो नहीं आएगा ना आपको जीवन। तो छोटी छोटी चीज़ें एज सिंगर्स हम समझ सकते हैं ऐसे बातों को। कोई भले आम आदमी, आप सब सिंगर्स हैं या म्यूजिशियंस हैं, समझ पाते हैं। आम आदमी को समझने का इसने किया क्या है, लेकिन वो जीवन की राहें वो कन्वे हो जाएगा कि जीवन की राहें जो है वो बड़ी आंसू भरी हैं यार, कोई हो कह देगा उनको, कोई उनसे कह हमें भूल जाए। तो ये चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें गाने में कन्वे हो जाना चाहिए। खुशी का गाना गाने में बड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ, बट मुझे वो टूल्स ही नहीं पता, वो तरीके नहीं पता, वो ट्रिक्स नहीं पता कि मेरी खुशी का इजहार मैं कैसे करूँ। अगर कहीं वर्ड है जैसे मस्ती या दम या जोश या ऐसे जो वर्ड्स हैं, उनको हम कैसे उसको अभिव्यक्त कैसे सामने प्लेस कैसे करेंगे आप। और मेरे ख्याल में पहले इन बातों पे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था, अब ना भी दें, क्योंकि गाने का जो एक रूप है, रूपरेखा है, वो काफ़ी वर्सटाइल हो गया है। पर क्योंकि हम उस ज़माने में आए थे जब हमारे जो बड़े लोग थे, जो समझदार लोग थे, उन्होंने गानों को एक्सप्रेस किया था, गानों पे काम किया, तो हम उस स्कूल के हैं। इसलिए हैविंग सेड दैट आई डोंट रियली आस्क यू गाइज टू एग्जैक्टली डू दिस, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ जॉनर्स ऑफ सिंगर्स हु सिंग फन सॉन्ग्स, मस्ती सॉन्ग्स विदाउट रियली, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी जैसे आप अभी कोई गाना मैं आपको करंट सिंगर का कोई बताऊँ अगर, तो अभी दिमाग में नहीं आ रहा, बट देर आर सॉन्ग्स विच आई हैव सीन। हाँ, जो रंगी सारे जो भी इसके वर्ड्स हैं, आई एम गिविंग एग्जाम्पल, तो उसमें कविता सेठ ने जो गाया है, उन्होंने कोई बहुत ऐसे रंगी सा वो नहीं किया ना, यू सी, दिस इज द करेक्ट एग्जाम्पल गिविंग यू। सो ये जो मैं कह रहा हूँ ये हर जगह लागू नहीं होता, हर जगह लागू नहीं होगा ये, तो यू हैव टू बी क्लेवर कि किस गाने में मुझे एक्सप्रेस करना है, इजहार करना है, या कहाँ पे मैं एकदम एक इंडोलेंट स्टाइल में जो भी है ट्यून मुझे वर्ड से पता हो जाता है, बट मैंने देखा है कि उनका स्टाइल उन्होंने वैसे रखा। वैसे कई और गाने हैं, मेल सिंगर्स भी ऐसे कई हैं, लकी अली, या उनका एक गाना कौन सा था वो, ए रहमान की फिल्म का था, साथी का था नहीं, युवा का गाना था शायद, जस्ट चेक दिस आउट, उसमें उन्होंने सिर्फ ऊंचा गाया है, लेकिन वो बाकी
एक्सप्रेस ऐसा नहीं करता, क्योंकि आवाज़ ही उनकी वैसी है। इनफैक्ट जो मैंने गाना गाया था, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, तो मैंने लकी अली को दिमाग में रख के गाया था गाना। ये गाना किस वजह से, शाम सवेरे तेरी यादें आती है, आके मन दिल तोड़ पाती है, ओ सनम इस मोहब्बत की इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, ओ बेचैन दिल को कैसे आराम दूँ, ओ इफ यू सॉ, मैंने भी चला के दिखाया था कि इस गाने को मैंने इस प्यार को, जो अनुमति कैसे सिखाया होगा मुझे, इस प्यार को मैं क्या सिखाया होगा ना, तो मैंने उनकी तरह के नहीं गया। तो यू हैव टू बी क्लेवर, यू कैन नॉट डू ऑलवेज जीने के हैं 4 दिन, मैंने ऐसे किया है ना, उनके जैसे किया चार वो किया, पर इस प्यार को तो सिखाया होगा, मैंने कहा इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, मैं दूँ भी नहीं किया मैंने, दूँ। तो यू हैव टू बी क्लेवर कि मैं किस गाने से क्या जस्टिस करूँ। सोनू जी ना सीखने मिल रहा है सच्ची। वॉइस क्रैकिंग जो है वो आपने मेरी वजह से शायद हो गया, जैसे माइकल जैक्सन की वजह से मून वॉक हुआ था, पर माइकल जैक्सन से पहले भी लोग मून वॉक कर चुके हैं, तो मेरे से पहले भी लोग बहुत आवाज़ क्रैक कर चुके हैं। आई एम द माइकल जैक्सन ऑफ हाय तुमसे मिल के दिल का है जो आज हमारे प्रोग्राम में है आपका ये गाना। मुझसे पहले काफ़ी लोग कर चुके, रफ़ी साहब कर चुके हैं, कितने लोग कर चुके हैं। सोनू जी, does knowing this who the screen actor is influence or change the way? Definitely. Yes. Definitely. If you see my energies when I sing for Govinda और शाहरुख खान are different. अच्छा। अगर मैं अभिषेक के लिए गाता हूँ या तो मुझे पता है इनकी पर्सनैलिटी क्या है, लंबे हैं तो तक थोड़ा एकदम वैसे अग्रेसिव नहीं है। शाहरुख जो है और गोविंदा साहब सबके मतलब इतने ज़्यादा बेकरार मैं बेकरार दिल जब किसी से दिल बस किसी से जल्दी से प्यार हो जाए, अब के बार मेरा जो हाल, तो मैंने अब के बार, तो उन्होंने भी किया बेकरार मैं बेकरार, उसने भी किया। तो पहले मैंने गाया, देन ही सॉ इसने ऐसा गाया, तो मैं भी करता हूँ ऐसा। तो मुझे पता है कि गोविंदा करेंगे, अगर यही चीज़ सनी देओल पे होती तो मैं ऐसा नहीं गाता, तो मैं नहीं करता ऐसा। तो कैसे गाते? सनी देओल क्या करते इस गाने पे, है ना, उनका अलग सा, तो वो तो ऐसे खड़े होते हैं बेकरार मैं बेकरार दिल बस किसी से जल्दी से प्यार हो जा, वो तो ये करते हैं ना। तो सिंगर जानना ज़रूरी है कि आपके साथ गोविंदा है या शाहरुख खान है या सलमान खान है या सनी देओल है। Too good. This is more than we can ask for actually. How does one establish themselves in the world of independent music? कोई म्यूजिक लेबल की बैकिंग नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, हैंड होल्डिंग नहीं, एक्टर नहीं, तो आई स्टार्ट एवरीथिंग विद गॉड्स ग्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल। पहली बात तो मालिक की मेहरबानी, वो उसके बाद तो सब होता ही है। लेकिन अगर बात करें तो बहुत अच्छा टाइम आ रहा है मेरे ख्याल से। तो ये जितने भी यहाँ पे हमारे भविष्य के या वर्तमान के जो भी टैलेंट्स बैठे हुए हैं, और जो उनको भी बता दूं कि मुझे जो मैं बाहर जो मैं सुन रहा हूँ, खबरें जो मुझे आ रही हैं, जितने भी लोग, जितना कॉन्फिडेंस लोगों को बढ़ रहा है कि अब हमको लेबल्स की ज़रूरत इतनी नहीं है आने वाले समय में, और जो अभी भी हो रहा है। और देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज, मतलब आज से 5 साल पहले ये सीन नहीं था यार। आज से 5 साल पहले भी लेबल्स जो थे वो उनके बहुत था कि भाई हमारे मुताबिक अब चलेंगे। अब नहीं ऐसा, अब कई ऐसे छोटे बड़े ऐसे चीज़ें प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, नए नए लेबल्स आ गए हैं। तो देर आर वेरी वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल कि ये जो हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है, एंड देयर इज गोना बी, सबको अपना जो योग्य होगा उसको मिलेगा, और जो योग्य थोड़ा कम होगा उसको थोड़ा कम मिलेगा, पर मिलेगा। मेरे ख्याल में ये इतना अच्छा टाइम चल रहा है कि हर आर्टिस्ट के पास में अपने लेवल पे काम है, सब इंसान कहीं अपने उसमें बिजी है ना। और इस समय जो ज़्यादा बिजी नहीं है उसको अपने आप पे क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं बिजी क्यों नहीं हूँ, क्योंकि अगर यहाँ ये सब काम करे मैं क्यों नहीं काम कर पा रहा।
दैट मीन्स यू हैव समथिंग हैज़ टू बी रेक्टिफाइड. बहुत पहले गजेंद्र सिंह सारेगामा के टाइम पे मुझे कह रहे थे कि एक सिंगर है जम्मू से. तो मुझे सुनाया तो मैं बोला, तो कमाल सिंगर है यार, तो बहुत कमाल आदमी है, क्या गा रहा है, मैं उसका नाम भूल गया. मतलब लिटरली पूरा ऐसे सुरेश जी तगड़ा सिंगर था. तो मैंने गज भाई को तब कहा था, मैंने वॉज जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड. मैंने कहा तो या तो ये आदमी बहुत सीधा है या बहुत कमीना है. मैंने कहा था या तो ये बहुत सीधा है या बहुत कमीना है, क्योंकि ये इतना अच्छा गाने के बाद भी इसको कोई जानता नहीं है. और वो सेकंड निकला. गजेंद्र ने बताया था मुझे बाद में कि उसने बहुत तंग किया, बहुत तंग किया. उसको बुलाया भी तो कहते हैं मुझे ये नहीं गाना, मुझे वो नहीं गाना से. तो क्या होता है, यू हैव टू समटाइम टेक द ओनर्स ऑफ योर फेलियर. अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे ना, तो दुनिया को दोष देने से अच्छा हमेशा ये सोचो कि मेरे में क्या कमी है. ये जाना ज़रूरी है. हमेशा घमंड और कॉन्फिडेंस में बहुत फ़र्क है. जिसको आप लोग कभी कभी घमंड कॉन्फिडेंस समझते हैं, वो घमंड होता है कभी कभी. और ये इसका कोई भी इंसान कभी भी इसका वो बन सकता है, शिकार हो सकता है. कोई भी इंसान किसी ज़माने में, शायद हमें भी कभी एक किसी क्षण के लिए हुआ होगा, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि अकल आ गई जल्दी कि डर के चलो, सर झुका के चलो, बड़ों का सम्मान करो. और जो छोटे भी हैं उनके साथ में ऐसा रहो कि छोटे वाले ये ना बोले कि यार इसके बड़े फ़ैन थे पर ये बड़ा गंदा आदमी निकला यार. ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे कुछ हुआ है कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको हम बहुत प्यार करते थे, बहुत इज्जत देते थे, उनको मिलके इतना अच्छा नहीं लगा हमें. ऐसे कई लोग थे. मतलब मैं उंगली नहीं उठा रहा, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग सो मच मोर फ्रॉम देम, स्पेशली ड्यूरिंग द सारेगामा डेज व्हेन आई वाज होस्टिंग दोज शोज. सो यू नो हाउ मेरे बुफे लगा होता ना, सारे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं हमारे शो में. आई गॉट टू मीट सो मेनी पीपल, आई गॉट टू सबके पैर छूने का मौका मिला, सबसे बात करने का मौका मिला. तो ऐसे कुछ लोग थे जिनको मिलके लगा कि यार कुछ रह गया इनमें, एक थोड़ा सा सीखना इनके अंदर और रह गया, ऐसा लगा मुझे. तो उनसे मैं सीखा कि मैं अगर फेमस हो जाऊंगा, जब मैं बड़ा बन जाऊंगा, तो मैं क्या नहीं करूं. तो ये मैं उनसे सीखा कि क्या नहीं करूं, है ना. इनसे सीखा क्या करना चाहिए, आपसे सीखा क्या करना चाहिए, ऐसे कई लोगों ने सीखा. सो दीज आर वेरी वेरी गुड टाइम्स, एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट एवरीबडी शुड रियली वर्क हार्ड एंड फोकस ऑन योरसेल्फ. इफ यू नॉट गेटिंग टू मच वर्क, इंस्टेड ऑफ गेटिंग नेगेटिव और यू नो अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट में भी मत रहिए. हो सकता है कि आपका टाइम खराब चल रहा हो, मैं टाइम को बहुत मानता हूँ इस बात को, टाइम खराब चल रहा हो, लेकिन जब टाइम अच्छा आएगा तब आप क्या करेंगे उसके लिए अभी तैयारी कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है ना. वेरी नाइस, सुपर बिग हैंड. सोनू जी, सवाल ये है कि विच टाइम्स आर मोर चैलेंजिंग फॉर द सिंगर, द न्यू एज और द पास्ट. बैक इन द डेज जो है डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, सिंगर भी कई दफ़ा बहुत कैमराडरी थी, गाने इकट्ठे बैठ के बनाते थे, ड्यूरिंग द सेशंस भी बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होता था. और अभी उतना दे डोंट हैव दैट प्रिविलेज, लेट्स से. सो इज़ इट मोर चैलेंजिंग फॉर द सिंगर टुडे टू रिकॉर्ड सॉन्ग्स बैक टू बैक? ऐसे नहीं पद्मा जी, मेरे हिसाब से यूनिवर्स जो है ना, उसका इक्विलिब्रियम एक बराबर रहता है, ऑलमोस्ट एक बराबर रहता है. एक ऐसा नहीं होता कि कोई ज़माना बहुत ख़राब या ये आज के लोग सब गंदे हैं, हमारे ज़माने में लोग इतना अच्छा गाते थे. जो लोगों का ये थॉट प्रोसेस है ना, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ. मैं भी हाँ, मुझे जानता हूँ, हम ये बातें करते हैं. ये जो लोग बोलते हैं ना कि कभी आज का क्या ज़माना है, ज़माना तो हमारा टाइम था जब हमने तो ये किया था, हमारे उसमें तो ऐसे होता था. ज़माना सब अच्छा होता है, आपको खुद अच्छा होना चाहिए. बिल्कुल. अब देखिए, पहले वाला टाइम इसलिए डिफ़िकल्ट था क्योंकि उनको एक गाना लाइव गाना पड़ता था. आड़े तिरछे गाने, ऊंचे नीचे हरकतें क्लासिकल की, वो रेंज ऊंचा, फिर एक्सप्रेस भी करना है. फिर साथ में अगर एक सिंगर गा रही है, ये गा रहा है, या 4 सिंगर गा रहे हैं, चारों करेक्ट नहीं गाएंगे. उसके बाद में वायलिन वाला, सारंगी वाला, पियानो वाला, रिदम वाला, सबको एक साथ करेक्ट बजाना है. गलती की तो गाना दोबारा रीड अप करो. तो ये पहले की परेशानी थी. पर उस परेशानी में एक फ़ायदा ये था कि सिंगर ही 5 थे या 7 थे, क्योंकि सारे ऐसे नहीं गा सकते थे ना. तो कंपटीशन तब कम था. जो सारे बेस्ट वाले जो है वो एक साथ खड़े थे, क्योंकि लाइव गाना सबके बस में है, पर लाइव गा के गाने के साथ में इंसाफ करना सबके बस पे बात नहीं है. सुर में तो कितने लोग गा सकते हैं, सुर में तो कोई भी गा सकता है. बहुत लोग आते हैं सुर में, कितने लोग सीखे सिखाए आते हैं. एक गाना बोलते हो आधे घंटे में गाना याद करके पूरा गाना सुर में गा के दिखा देगा. लेकिन आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है. ये बात है.
आपने ये इंसाफ किया ना, अगर आपने ये इंसाफ नहीं किया तो फिर सुर में गाने से क्या हो जाएगा फिर? तो इसलिए उस ज़माने में 6-7 सिंगर्स थे, जो भी फीमेल में 2 या 3 गीता जी थी वगैरह, तो और मेल्स में एक वैरायटी थोड़ी और ज़्यादा थी। रफ़ी साहब थे, मुकेश जी थे, किशोर कुमार जी थे, हेमंत कुमार जी, तलत महमूद जी, महेंद्र कपूर जी भी काफ़ी उसमें आ गए थे, मंदा डे साहब थे। उसके अलावा कोई इतना नहीं पाया, क्योंकि सब ने अपने अपने गढ़ पकड़ लेते। ये किले को मैं संभालूंगा, इस क्लासिकल किले को मैं संभालूंगा, ये वर्सेटाइल किले को मैं संभालूंगा, ये अंदाज मैं संभालूंगा, ये सोज को मैं संभालूंगा। ये सारे एक सब ने एक फतेह कर ली थी पूरी की ये हम ये डिपार्टमेंट संभाल लेंगे। ये पहले का ज़माना था। आहिस्ता आहिस्ता डबिंग की टेक्निक इम्प्रूव हुई, नंबर ऑफ सिंगर्स बढ़ गए। पहले फिर हम जब आए उस समय हम मुखड़ा कर सकते थे, पर मुखड़ा का बुखड़ा करेंगे, फिर अंतरे का अंतरा करेंगे। महबूब स्टूडियो में आपको याद है पंचिंग नहीं हो सकती थी, तो अंतरे के बीच में पंचिंग पॉसिबल नहीं थी, है ना, तो वो मुखड़ा पूरा करना पड़ता था। और वहाँ तो खैर हम लोगों ने आपके बाद में इस जनरेशन का अकेला मैं हूँ जिसने पूरा गाना लाइव गा रखा है, एक सारे म्यूजिक के साथ, एलपी के साथ में। खिड़की खुली जरा जरा पर्दा सरक गया, अरे कमरा था दिल का खाली, कोई चुपके से आ गया तो हंगामा हो गया। ये गाना मैंने लाइव गाया था पूरा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ में। तो इस जनरेशन का लास्ट सिंगर हूँ जिसने लाइव गा रखा है। बट वहाँ पे पंचिंग भी होती थी, तो वो ये मुखड़ा गा दिया, फिर पंच किया अंतरे की म्यूज़िक में, फिर अंतरा पूरा गाना पड़ेगा, फिर अंतरा पूरा। तो वो भी आपको करना है कि अंतरा पूरा गाना है, उनकी इमेजिनेशन या उनकी जो रिक्वायरमेंट की उसमें गाना है। फिर टाइम आया कि आप एक एक लाइन पंच कर सकते हैं, तो सिंगर और बढ़ गए। जितना जितना पंचिंग का लेंथ छोटी हुई, उतने उतने सिंगर्स की तादाद बढ़ती गई। ऐसा हुआ, है ना। उसके बाद में एक ज़माना ऐसा आया कि जब हर घड़ी बदल में ब को और द को और ल को अलग अलग पंच कर सकते हैं, तब आए म्यूजिक कंपोजर सिंगर बनने के लिए। तब वो सिंगर्स बन गए। बहुत कुछ कह रहे थे। तब वो भी आ गए, बोले अब तो हम भी गाएंगे यार। बहुत मतलब not that all, there are some very very incredible singers better than music composers better than the singers, but I'm talking about certain singers जो एक मत ठीक है। तो फिर ऐसे हो गया कि इसलिए क्या होगा कि अब क्योंकि पंचिंग की फैसिलिटी बहुत इजी हो गई है, सुर में भी लाया जा सकता है। हाँ, सुर में जब ला सके तो एक्टर पे सिंगर बन गए। तो फिर एक्टर पे सिंगर बन गए। तो ऐसे ऐसे करते करते अपग्रेडेशन होती रही। और अब यह है कि सिंगर बहुत लोग बन सकते हैं। अब मुश्किल ये होती है कि क्योंकि सिंगर बहुत लोग बन सकते हैं, कंपटीशन बढ़ गया है। तो नाउ यू ऑल हैव टू बी वेरी वेरी क्लेवर while making a song, and very dedicated, very focused, very surrendered, because बिना सरेंडर के एक अच्छा करियर बना पाना संभव नहीं है, क्योंकि फेम अलग बात होती है और इज्जत अलग बात होती है। इज्जत अलग चीज़ होती है, फेम तो हो जाता है, इज्जत होती है। सोनू जी, इससे से जुड़ी हुई एक बात, एक सवाल है कि ऐसा लाइव जो रिकॉर्डिंग्स करते थे तो वो स्टेज पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते थे पंचिंग से? बिल्कुल, मेरे ख्याल से बिल्कुल बिल्कुल राइट। तभी वो, क्योंकि अगर आपने एक गाने को लाइव पूरा रपंटे गाने का सीख लिया है या आपने वो प्रैक्टिस कर लिया है, तो नेचुरली स्टेज पर आपको कोई ख़ास मुश्किल नहीं होने वाली। तो सारे सिंगर्स जो माइक पर, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अब सुरेश जी का मैं इसलिए जिक्र करूँ, यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब जानते हैं कि व्हाट ही इज़, एंड इनका एग्जांपल तो बड़े बड़े लोग देते हैं। आई विल गिव यू सम लाइट सिंगर्स एग्जांपल, जो लाइट, जैसे कुमार शानू जी हैं। जब मैं नया नया आया था तो मैंने व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग, तो कुमार शानू जी का बहुत उस समय नया नया शुरू हुआ था। बट आई हैव सीन हिम, ही वाज फैंटास्टिक, ही वाज फैंटास्टिक। मैं खड़ा हूँ महबूब स्टूडियो में, मैं और मेरे फादर खड़े हुए हैं और हम वेट कर रहे हैं कि अभी कोई मिलने आएगा, हमको मिलने देगा। तब तक शानूदा आए, हाँ बोलो क्या, ओ हाँ ये ओ हाँ, उनका चल हो गया, आते आते शुरू हो गया। तो बोलो गाना क्या है, गाना बोलो। उन्होंने गाना लिखा, गाना किया, इन 25 मिनट्स ही वाज आउट ऑफ द स्टूडियो, लिख के गा के बाहर। तो जब भगवान देता है तो एम ही नहीं देता, कुछ होता है बंदे में, तो वो उसके लायक हो तो वो करता है। तो आई रियलाइज़ कि फिर जब मैंने उनको शो देखा एक बार, आपके साथ हम भी गए थे अमेरिका में, 95 में हम सब जो गए थे, अच्छा कर रहे थे वो। तो वही बात है, जो इंसान रिकॉर्डिंग में अच्छा गा सकता है और मतलब एक लंबा अच्छा कर सकता है, वो स्टेज पे उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। So when a song has to be sung in a recording versus same song को जब लाइव पेश करना हो, तो क्या एडिशनल एफर्ट्स
करने पड़ते हैं सिंगर को? कुछ लोग करते होंगे और कुछ लोगों से हो जाता है। मतलब मैं कोई ख़ास एफर्ट करता नहीं हूँ। मैं ऐसे जब हम घुस जाते हैं ना उस जोन में जी। तो चीज़ें निकलने अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। कुछ एक्ट्स जैसे मैंने बनाए हुए वो सोच समझ के बनाए हुए मैंने एक एक्ट बनाया था, यहाँ नहीं करूँगा मैं, बट एक एक्ट बनाया था मैंने, आलू गोभी मूली मटर पनीर, वो तो जिस तो आलू गोभी वो मैंने सोच के बनाया था। ऐसे ही बैठा था, मैंने बोला यार गाने को, ये गाना इतना फेमस नहीं है, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। तो कुछ एक्ट्स जो मैं वो सोचता हूँ कि वो मैंने बनाया, बट अदरवाइज स्टेज पे गाने के लिए मैं कुछ इतना इंतज़ाम नहीं करता। हाँ, कर सकते हैं कईयों, जैसे मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर स्टेज में गाने को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ कर दिया जाए वो अच्छी बात है। एक बात मैं कहना चाहूँगा सबको, जो मेरे फादर ने मुझे कही थी और मैं उसको बहुत मानता हूँ। अगर आप किसी बड़े आदमी का गाना गा रहे हैं तो उसको उतना गाओ यार जितना उसने गा रखा है, उससे ज़्यादा मत गाओ, वो बदतमीजी लगती है। एक दो जगह यहाँ से वहाँ कर दिया आपने, लग जा गले, क्यों कर रहे हो आप? लग जा गले क्यों करेंगे आप सब चीज़ें से? ये बदतमीजी है। एक सिंगर ने, आपने किसी मास्टर ने गाना गा रखा है, उस गाने को आपने, और या तो वो कोई अनप्लग्ड सेशन हो तो मैं समझ सकता हूँ, लग जा तो अगर कोई ऐसे बैठ हारमोनियम के साथ में तो मैं समझ सकता हूँ, हारमोनियम के साथ में गा रहा है, बैठ रहे, आप गा रहे हैं माइक लेके, पीछे ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, उतना गाओ जो उसने गा रखा है। ये जो गाना है, हाँ 19 का 20 हो सकता है, 19 का 38 नहीं हो सकता, 38 नहीं हो सकता, उतना मत करो कि लगे कि गाने को क्या कर दिया। आई हैव सीन लोग और यहीं पे एक अच्छे सिंगर की पहचान भी होती है कि जब आपको कोई कंपोजर गाना सिखाता है तो आप उस गाने को समझ पाते कि नहीं पाते, यहीं से प्रैक्टिस होती है। क्योंकि आप ये सोचिए कि ये गाना आपको लता मंगेशकर नहीं सिखा रही हैं, आपको ये गाना मदन मोहन सिखा रहे हैं। कैसे सिखा रहे हैं आपको? आप वहाँ से कनेक्ट कीजिए ना, कंपोजर से कनेक्ट कीजिए आप, कि वो ये गाना मुझे कंपोजर ने, वो लता जी तो गा रहे हैं, सिखा मुझे मदन मोहन रहे हैं। तो आपको किसी गाने को अच्छी तरह प्रॉपर्ली सीखना भी आ जाएगा, फिर आप अटकेंगे नहीं। सो इम्प्रोवाइज करें तब जब आप एक अनप्लग्ड महफिल में बैठे हों और आपके पास सुनने वाले बैठे हों, सौरभ दफ्तरी बैठा हो वो अगर बैठे होंगे तो उनके सामने हम ऐसे मस्ती कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक इन अ कॉन्सर्ट स्टिक टू as close as the original, that makes the song, मतलब उसकी गरिमा कम नहीं होती। कंपोजर्स जब आपको गाने सिखाते हैं तो आपको बोलते हैं कि सोनू जी ये रहा गाना, अभी आप इसको जैसा आपको ठीक लगे, या अलग अलग कंपोजर्स अलग अलग? डिपेंड्स ऑन द कंपोजर। ओके। देयर आर सम कंपोजर्स हु आर वेरी वेरी, मतलब एकदम ऐसे ही गाना है, और वो उसमें कुछ कंपोजर्स भी होते हैं और आपको हैरानी होगी कभी कुछ डायरेक्टर्स भी होते हैं। तो एक सुरेश जी एक कंपोजर थे, सॉरी अपना, हाँ कंपोजर तो थे ही एक, तो जो है अभी, उन्होंने मुझे बोला बेटा तू महबूब में जा बेटा, वहाँ जा, तेरे को वो डायरेक्टर गाना सिखाएगा। तो डायरेक्टर की रेपुटेशन ये है कि वही गाना सिखाएगा, आप समझ गए? अच्छा, तो ठीक है ओके। तो मैं गया वहाँ पे, डायरेक्टर ने मुझे कहा हाँ ऐसे कर गाना सिखाया मुझे पूरा। हाँ अच्छा अकेले है ना भाई। तो ऐसे करके हाँ इसको ऐसे गाएंगे आप, ऐसे करके, तो ऐसे करके सिखाया मुझे। तो उसके बाद में वहाँ तक तो ठीक था, तब तक उसके अंदर में वो प्रॉब्लम नहीं आई थी कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही गाओ, तब तक ये घमंड नहीं आया था, तब तक कॉन्फिडेंस था। फिर बाद में आ गया घमंड। अब 5-6 साल के बाद में गाना गा रहा हूँ मैं, या मैं 8 साल के बाद गाना, तब तक वो बंदा अपना ही कैरिकेचर बन चुका है। मेरे पापा भी कहते हैं कि कभी हर सिंगर हर एक्टर को बचना चाहिए अपना ही कैरिकेचर बनने से, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अपनी ही आवाज़ से ज़्यादा। तो वो अपना ही कैरिकेचर बन गए। वो मुझे बोलते हैं अपने गाने को रफ़ी साहब का रोमांस दीजिएगा। तो मैंने समझ गया, मैंने गाना गाया, थोड़ा सा रफ़ी साहब के टच में गाया, बहुत अच्छे, अब इसे आप किशोर कुमार जी का दम दीजिए। मैंने बोला अच्छा ये आप कहने में आसान है, लेकिन अब ये 2 सिंगर्स को आप जो जोड़ रहे हैं, फिर भी मैंने थोड़ा सा दिमाग लड़ाया, मैंने उसको बोला थोड़ा सा ये यहाँ डाल, सोनू जी कितना अच्छा गाया आपने, वाह वाह।
अब इसमें आप ये डालिए अक्षय कुमार, उसका हीरो अक्षय कुमार था फिल्म का। अक्षय कुमार बोल रहा है कि मैं तुझे प्यार तो करता हूँ पर मैं तुझे प्यार करूँगा नहीं। अब ये तुमने गाना लिखवाया हुआ है, गाना गाया हुआ है, तो ये इसको मैं और कैसे बयां करूँ? आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे घुमा फिरा के मैंने एक बड़ा ऑर्डिनरी सा एंड रिजल्ट बहुत ऑर्डिनरी आया है। मतलब इट्स नॉट वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। आई कुड नॉट, मतलब खुद को ही मालूम पड़ता है कि, तो मैंने इनको कह भी दिया। हम कृष्णा स्टूडियो के बाहर रिकॉर्डिंग, कृष्णा स्टूडियो के बाहर गए, तो मैंने कहा कि ऐसा है सर, ये गाना जो है ना, मैं नींद में उठ के भी जो आपने मुझे गवाया इससे अच्छा कर सकता हूँ। ये मैंने एग्जैक्टली कहा उनको। नहीं पर मुझे तो यही पसंद है ना। तो मैंने कहा यही तो गलती है सर, आपने, यू आर अ डायरेक्टर सर। तब तो मैंने थोड़ा और ये प्यार से कहा मैंने, देखिए हर इंसान का एक्सपर्टीज़ लीजिए आप अपना काम जानते हैं, आपने मुझे बुलाया है, मुझे भी काफ़ी दशक हो गए हैं इसमें, थोड़ा आप मुझे बताएं, थोड़ा मैं आपको बताऊँ, ऐसे करके गाना अच्छा हो सकता है। सारा आप ही बताएंगे तो फिर आप ही फिल्म भी आप ही देख लेना, फिर कोई सब कुछ ही आप करने वाले हैं तो आप ही देख लेना सारी फिल्म। तो then I realized that, so there are some examples like that. Having said that, people like A.R. Rahman hardly trouble. अनु मलिक लगते हैं बहुत ट्रबलसम, पर ऐसा ट्रबलसम आदमी नहीं है जब तक कि तुम उनकी पूंछ पे पाँव न भरो। उनकी पूंछ पे पाँव रखोगे तो फिर वो पता कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, उदित क्या कर रहा है, उदित क्या यार तू, उदित तो फिर वो ऐसे करेगा। बट अदरवाइज ही इज समवन हु इज लाइक, सूट जा रहा है, आ जाओ इसको दोबारा ले, ये करे वो। इनफैक्ट इस प्यार को क्या नाम दूँ, और एक और गाना था आते जाते जो मिलता है, ये दो गाने जो थे मैंने वन टेक गाए और वो भी रिहर्सल थी। तो अनु मलिक में भी ये वो है कि मैं गाना सिखा दिया, मैं गया, तो जब मैंने रिहर्सल में गाना गा दिया तो कहते सोरो आजा मेरी जान, आजा मेरी जान, आजा 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 मेरी जान। तो मैंने बोला क्या हो गया, मैंने टेक नहीं करना, आजा 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 मेरी जान, टेक हो गया। ये तो रिहर्सल कही थी मैंने, यही टेक है मेरी जान, आ जा तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। दो यू नॉट गेटिंग बोर्ड ना, मैं ज़्यादा कहानी ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा। मैं अभी बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। तो दो कंपोजर हैं, उनका भी नाम नहीं ले सकता मैं क्योंकि आप बोले, तो मुझे याद है ये सब सच्चे इंसिडेंट्स हैं। और ये क्या है, मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिख भी नहीं सकता, इसको तो एक्टिंग करके बताना पड़ेगा ना, इसलिए इसको बिना एक्टिंग के बता नहीं सकते। तो मैं ये आई एम टॉकिंग अबाउट 2004 और 5 की बात है। हाँ, सनी स्टूडियो में मैंने एंटर किया। भैया हाय हाय हाय, क्या भैया क्या लग रहे हो भैया, हाय 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 चाँद। दूसरा भाई भी अरे वाह भैया क्या हो मेरी चाँद, हाय हाय भैया क्या लग रहे हो। अरे अभी गाना सिखा लिया मुझे, गाना सिखाया माइक्रोफोन पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, यू कांट सी द सिंगर, आई कांट सी द मॉनिटर रूम। आवाज़ आ रही है, मैंने गा दिया, आवाज़ आ रही है, भैया जान लोगे क्या, जान लोगे क्या, क्या गा रहे हो भैया, क्या गा रहे हो, एक और। अभी फिर एक और लाइन कहती, आय हाय भैया क्या वो जो जगह ली ना, क्या कमाल जगह ली है मेरे भैया, वाह 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 भैया, एक और। मैं पहले बड़ा खुश हुआ कि इसको बड़ा अच्छा लग रहा है इसको, तो मैं गाया जा रहा हूँ। फिर मुझे 15 मिनट के बाद में कहानी समझ में आई, मतलब यहाँ तो ये डायरेक्टर्स को और टीम को ये दिखा रहा होगा कि देखो मैं इतनी बार गवा रहा हूँ उसको, दिखा तो वो ये रहा होगा। तो अच्छा मेरी तारीफ करके मुझे फिर उसको वहाँ पे बोलता होगा भी देखो इनसे मैं ही कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। देन आई सेड आप ना ऐसा करो, मुझे बता दो एग्जैक्टली मैं गलती कर क्या रहा हूँ। तारीफ़ तो आप मेरी कर रहे हैं, बट आप मुझे मेरी तारीफ़ ना करके मुझे ये बताइए कि इसको ठीक कैसे किया जाए। कोई इसको बार बार, क्योंकि 15 मिनट के बाद मुझे जब अकल आई तो भी मुझे उसके बाद आधे घंटे बाद ये बोला मैंने उसको, क्योंकि वो हर बार यही इतना अच्छा क्या गा रहे हो, वाह भैया बहुत जान ले लोगे, ऐसी की तैसी सब कुछ। फिर वन मोर, एक और। सो कुछ लोग ऐसे भी होते प्राणी, तो वो आपको ऐसे भी तंग करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स, जब आपका बहुत लंबा करियर रहा हो तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग याद रहते हैं। एक और चीज़ इसके मैं भूल जाऊँ। बहुत मज़ा आ रहा है। You're not getting this ever again, trust me. सुरेश जी, एक मैंने सबसे बड़ी सीख इतना लेट सीखी, मतलब 31 years into being in Bombay, अब 2 साल पहले सीखा हूँ मैं ये चीज़, 2 years बैक मैं सीखा हूँ
किसी का गाना जल्दी याद मत करो। मेरा प्रॉब्लम ये था कि गाना बजे और मेरे को याद हो जाए, क्योंकि मैं पहले लिखता हूँ, फिर गाना बजता है, मैं मार्किंग करता हूँ, एंड मोस्टली मतलब 10 गानों में से 6 गाने मुझे फर्स्ट टाइम याद होते हैं, अनलेस 4-5 अंतरे ना हो और हर अंतरा अलग हो। नॉर्मली मुखड़ा होता है वो, और अंतरा अंतरा होता है ना, तो मुझे अंतरा अंतरा याद हो जाता है ऐसे। अगर अंतरा 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 अलग हुआ तो इट विल टेक मी 2-3 थिंग्स। फर्स्ट टाइम मुखड़ा अंतरा अंतरा याद हो गया। लेटली आई रियलाइज्ड इट्स एक्चुअली वेरी वेरी ह्यूमिलेटिंग फॉर द कंपोजर। उनको लगता है कि वो इस बात से प्राउड नहीं होते कि तूने तो बड़ा गाना जल्दी सीख लिया हमारा। वो प्राउड नहीं होते इस बात से। गाना सीख भी गए हो तो भी सुनो दोबारा, फिर 3rd टाइम सुनो, फिर 4th टाइम सुनो, फिर बोलो समझ नहीं आ रहा, आप गा के बताओ। ये भी टेक्निक है। ये मैं आप सीखा हूँ। मैंने ऐसे बड़े कंपोजर को नाराज़ किया भैया, मेरे को अब मुझे मालूम पड़ता है, आई टेल यू। हाँ, ऐसे नाराज़ हुए पड़े। ऐसे कई लोग हैं जो नाराज़ हुए पड़े हैं, मतलब इस बात से किया तो गाना दे वुड नॉट बी हैप्पी अबाउट इट। सो आई गिव यू वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ योर लाइफ। ऑलवेज वो कंपोजर को कभी ऐसा एहसास ना होने दो, और हर कोई ऐसा नहीं होता। मतलब ए.आर. रहमान जैसे जो सिक्योर्ड होता है ना कंपोजर, उसको इससे तकलीफ नहीं होती। पर यू विल नॉट ऑलवेज गेट सिक्योर पीपल, यू विल गेट पीपल ऑफ ऑल काइंड्स, ऑल वैराइटीज़। सो गेज, यहाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, यहाँ नहीं कर सकती। और उस इंसान की बातचीत से मालूम पड़ जाएगा आपको कितना इनसिक्योर्ड है। जो जितना इनसिक्योर्ड होगा उतना ज़्यादा टाइम लो गाना याद करने में। सोनू जी, दिस इज रियली मोर देन वी कुड आस्क फॉर। मतलब ये सब लिखा पढ़ी लग रहा है इसके सामने। वो आई एम विद लाइक माइंडेड पीपल ना, तो मैं ट्रिगर हो रहा हूँ, मुझे सब यादें आ रही थी दिमाग में। दिस इज टू गुड, आई एम टेलिंग यू, दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम। एक और इंसिडेंसेस के आएगा तो मैं बोलता हूँ। हाँ, ये इतना अच्छा फ्लो चल रहा है, अभी मुझे सवाल पूछने में मज़ा नहीं आ रहा है। आपके सवाल से ही मुझे मैं ट्रिगर हो रहा हूँ। नहीं, ये तो थोड़ा सा ड्यूएट सिंगिंग के बारे में। हाँ, कि उसमें भी बहुत शौक है मेरे पास इसमें। आप पूछिए तो। फिर तो समझ लिए पूछ लिया। बट सवाल तो ये था कि कोई सिंगर्स, मतलब आप अलग अलग से रिकॉर्ड करते हैं अभी, है ना, अनलाइक बिफोर, तो उसमें हाउ डज इट वर्क, द रैपो डायनेमिक्स, फाइनल सॉन्ग, द कॉन्सिक्वेंस, एंड आपका जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके साथ साथ। तो पहले मैं अच्छी वाली बात बताता हूँ। उसके बाद बदमाशी की बात बताता हूँ मैं। अच्छी वाली बात होती है कि जब किसी सिक्योर्ड सिंगर के साथ में आप गाते हैं, तो उनके साथ में आपको यही लगता है कि यार कितना अच्छा गा रही है। मैं एज ए मेल सिंगर बोलूँगा कि यार आई हैव टू साउंड, बिकॉज जैसे अलका जी है, अलका जी की आवाज़ का ना आई कुड नेवर मैच हर वॉइस, बिकॉज उनकी आवाज़ इतनी तगड़ी है ना। सुरेश जी है ना, स्पीकर से जब आती है ऐसा लगता है तोड़ चांटा पड़ रहा है एकदम ज़ोर से, इतना ज़ोर से। और आवाज़ ब्यूटीफुल भी थी, ये भी नहीं कि मतलब कोई कर्कश आवाज़ जो कान को लग रही हो, ये भी नहीं था। सो शी हैड अ वेरी बिग रॉयल, जैसे रानी की आवाज़ होती है वैसे। तो आई यूज्ड टू ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड कि इनको मैं इनके लेवल से तो नहीं हरा सकता, लेट मी एक्सप्रेस मोर, लेट मी मेक माई सेल्फ लिटिल मोर, क्या बोलते हैं, सॉफ्टर, या मेरी आवाज़ में एक थोड़ा सा मैं वो ग्रेन्स दे के थोड़ा सा करूँ मैं उसको। तो यू गेट इंस्पायर्ड व्हेन यू हैव। संदेश से आते जब मैंने गाया था तो रूप जी और मैं एक साथ थे, हमने साथ में खड़े होकर गाया था। तो वो गाना कॉमरेडरी का ही था। हाँ, साथ में गाया था, मैं राइट में था, वो लेफ्ट में थे। तो मुझे याद है कि एक लाइन, और अनुज जी ने वही सिखाया हमको गाना, फिर उसके बाद में ये गाना सोनू, ये लाइन सोनू की है, ये रूप जी की है, ये सोनू की है, रूप की है, सोनू की, ऐसे करते करते। तो इट वाज एक बहुत बड़ी परीक्षा थी हमारी, क्योंकि इतना लंबा गाना और 4 अंतरे, उसमें मेरे साथ में जो सिंगर कर रहे हैं वो तो मतलब प्रॉपरली सीखे हुए सिंगर हैं यार, और अपन तो सीखे नहीं, किसी से सेल्फ ट्रेंड है सब। तो इट वाज लाइक यार कैसे अच्छा करें। बट ही वाज आल्सो, रूप जी भी बड़े हम्बल आदमी हैं। उन्होंने मुझे उस समय बहुत मेरी तारीफ़ की बहुत, कि आप तो ऐसा हैं, आप तो वैसा है। तो मुझे लगा, थोड़ा लगा कि वरना किसी भी एक तो उम्र का कम होना, ऊपर से बैकग्राउंड हमारा इतना स्ट्रांग ना होना, और ऊपर से अंदर से हमको हमारी माँ ने सिखाया है कि झुक के चलो सब। तो हम कभी इतने एरोगेंट हो नहीं सकते कि मतलब क्या कर रहा है हम भी देखते थे को, ये एटीट्यूड कभी नहीं हो सकता था ऑलवेज कि यार ये तो अच्छा हमसे बेटर तो नहीं होगा, हमें करना। वो डर जो है, डर ने हमें ज़्यादा अच्छा काम करने को प्रेरित किया।
डर होना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। डर अगर नहीं होता है, हाँ, इतना डर भी नहीं जितना आपको है। सोच रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैंने इतनी दफा आपको बोला है, I don't know what आपको to तो do. ऐसे, आई मीन, आपको किसी कुछ चीज़, मतलब सामने कुछ बिल्ली खड़ा हो, बिल्ली खड़ी हो, कुत्ता खड़ा हो, भूत खड़ा हो तो डर, आप कोई नहीं खड़ा तो आप तब भी डर रही होती है, हैं? हैं? कोई है ही नहीं डरने का, कोई कारण तो हो, सांप खड़ा हो, कुछ तो हो। तो सोचिए आज हालत क्या होगी मेरी। चलो, सोनू सांप निगम जी पड़ा है। सामने, सोनू निगम जी है सामने। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा सा उसमें डर रहता। तो वो जो डर की जो, या एक वो कंपेरेटिवनेस में बड़ी हम्बल कंपेरेटिवनेस में बदलती थी। कुछ टाइम के बाद में जब हमने कुछ सिंगर के साथ में काम किया, तो एक फीमेल सिंगर हैं, उस समय ज़्यादा फेमस थी, अब इतना नहीं काम कर रही हैं, तो उनको मैंने, वो गा रही थी और आदेश का गाना था, आदेश श्रीवास्तव का, सहारा स्टूडियो में रिकॉर्डिंग थी। एंड वैसे शी वॉज अ बडी क्वाइट फ्रेंडली विद मी। तो गाने की शुरू में सरगम थी, सा सा ग म ग म ध म, ऐसे कुछ सा ग म ग म ध म, तो सा ग म ध म, ऐसे कुछ सा ग म ध म। 10-12 बार उन्होंने, और उसके बाद मेरा रिप्लाई था, एक और सरगम का था, गाना फास्ट था, तो जागा म ऐसे कुछ चल रहा हमको भलता। तो मैंने ना ऐसे ही बोला, XYZ, ऐसे ही मैंने बोला, एक बार जस्ट वो म ग जो है ना, एक बार जो, और तुम अपना नी चेक कर लेना। बोला बड़ी गलती कर दी मैंने, ये नहीं करना चाहिए वैसे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, नीचे झूठना पड़ेगा। बट लाइक सिंगिंग विद लता जी के साथ में जब मैंने गाया था, हालांकि वो मुझसे पहले गा रही थी और मेरे बाद, उसके बाद में मैं आया था, तो वो गा रही थी पहली बार। तो इस मतलब इस जनरेशन का अकेला सिंगर हूँ जिसने लता जी के साथ में गा रखा है। है ना सुरेश जी, आपकी बात की जनरेशन में तो अकेला मैं हूँ जिसने गा रखा है, ओरिजिनल ने गाया। तो लता जी वो भी बड़ी, दिख रहा हूँ मैं ऐसी छोटी सी चुटिया लंबी बना के, खामोशियाँ गुनगुनाने दिल का ये कारवां, एक्सप्रेस वो भी करी थी मुझे लगा। बट शी मेट मी, और बहुत प्यार से, और आपको तो हमने देखा हुआ है, आपने एक बार तलत महमूद जी का गाना गाया था, फिर वही शाम, क्या गाया था आपने, मुझे कहती हैं। सो वो एक प्यार जो, जैसे जो बड़े लोग होते हैं वो आपको नहीं करेंगे, हाँ अच्छा गाते हो, ठीक गाते हो, थोड़ा और रियाज करो, इसकी वैसे कोई बात नहीं बोलेंगे। जो समझदार होंगे वो नहीं बोलेंगे, बाकी लोग जो होते हैं थोड़ा ऐसी बातें करते हैं। बट इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। मैंने तो रियली एंजॉयड सिंगिंग विद उदित जी, विद कुमार शानू जी, विद सो मेनी सिंगर्स ऑन, एक साथ विनोद राठौड़। एक गाना मैंने गाया था, दूल्हे राजा फिल्म थी, उसमें मैंने गाया था कादर खान के लिए और विनोद राठौड़ ने गाया था गोविंदा के लिए। तो मैंने गाया था पूरा गाना अल्ताफ राजा की आवाज़ में, छछुंदर के सर पे, ऐसे गाया था पूरा गाना कव्वाल के। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो वहाँ उस गाने में मैंने और विनोद राठौड़ जी ने एक साथ गाया साथ में। तो यू कैन सी, कभी चेक करेंगे कि दोनों ने साथ गाया था, तभी इतनी मस्ती हो सकती है। अगर उन्होंने बाद में गाया होता या मैंने बाद में गाया होता तो वो नहीं हो पाता। दैट इज ऑल अबाउट कि वहाँ से दिख रहे, ओए ओए ओए, अरे मैं, अरे क्या कर रहा तू, ये कर रहा। तो ये जो चल रहा था, इट इज़ बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ अस वर स्टैंडिंग टुगेदर एंड मैं, अरे क्या कर रहा तू, मैं कादर खान की आवाज़ में से बोल रहा हूँ, और वहाँ से वो कुछ कर रहे हैं, अरे वो जो नो, वो उससे बात कर रहे हैं। तो इट वॉज ऑल डन बिकॉज बोथ ऑफ अस सैंग टुगेदर, एक को देखते हुए, अरे ये। तो वो कम्युनिटी हमारे साथ में आई थी उस गाने में, इसमें। सोनू जी, एक्चुअली जो इधर लिखा है वो नहीं पूछूंगी। रियलिटी शोज़ को लेके काफ़ी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में कि अभी हिस्सा लें उसमें ना लें। आप इसका हिस्सा रह चुके हैं फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ सारेगामा। लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जो कभी था नहीं। यू मस्ट ऑल मेक यूज़ ऑफ इट। एंड देखो, जो ज़माना है उसके हिसाब से चलना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए, क्योंकि इतना इजी फेम और इतना क्विक फेम किसी ने ज़िंदगी में देखा नहीं है आज तक।
जो रियलिटी सिंगर्स को मिल जाता है। और अगर आप में ये मत बोलिए कि फिर क्या होगा आगे, अरे फिर शोज़ होंगे, फिर पैसे आएंगे, फिर फ्लैट लोगे, हाँ, फिर कार लोगे, फिर ये होगा ना फिर, और तुम में और अगर होगा तो तुम और आगे बढ़ जाओगे। ये थोड़ी होता है कि तुमको अगर खाना मुंह में दे दिया तो चबाना तो तुमको खुद पड़ेगा ना, है ना। खुद चबाओगे नहीं तो फिर कैसे होगा? मुंह में खाना डाल दिया तुम्हारे, अब चबाओ, डाइजेस्ट अपने आप हो जाएगा। तुम चबाओगे भी नहीं तो फिर क्या होगा? सो यू हैव टू प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। इतने सारे शोज़ आए हुए हैं, आप इसको एकदम, अगर कभी नंबर नहीं भी आया है तो भी सेकंड टाइम जाइए, थर्ड टाइम जाइए, मेक श्योर। अगर मेरे ज़माने में होता तो मैं 100% जाता, क्योंकि हमारे पास उस समय था ही नहीं सब कुछ। सो वी हैड टू जस्ट स्टैंड आउटसाइड पीपल्स ऑफिसेज, कंपोजर्स के ऑफिस के बाहर खड़े हुए हम लोग कि हमें काम दीजिए, काम दीजिए, काम दीजिए, काम दीजिए। अभी तो इतना अच्छा मौका आ रखा है, जाइए, यू मस्ट ऑल एंजॉय। एंड भगवान ने चाहा तो अगर आपका किस्मत अच्छी हुई, आपका टाइम अच्छा चल रहा होगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल। और सोशल मीडिया का भी ज़माना एकदम से पिछले 1 दशक से तो बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। तो इज इट द सेम? इंडिपेंडेंट म्यूज़िक तो खैर डिजिटल मीडिया की वजह से ही चलता है, बट बॉलीवुड और सोशल मीडिया का बहुत रिलेशन है आपको ऐसे? सच्ची मानिए तो मुझे नहीं लगता ना। कितने गाने पद्मा जी, मुझे लोग बोलते हैं ये गाना हमने इंडिपेंडेंट गाया या फिल्म के लिए गा दिया, इसको इंस्टाग्राम में टैग कर दो, इसमें वीडियो बना के प्लीज़ लिसन टू माई सॉन्ग। कोई नहीं सुनता गाने को, जिसको सुनना है वो सुनेगा। आप बोले इसको विंग्स पे सुनो, इस पे सुनो, उस पर सुनो, कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या मतलब जिसको जो गाना चलना है वो चलेगा, और जो गाना नहीं चल रहा है आप उसके कितनी बारे में भी इंस्टाग्राम में डाल दे, उसकी रील्स बन जाएंगी। आप बोल देंगे, अपने दोस्तों को बोल देंगे, बना देंगे। नहीं होता मेरे हिसाब से। आई फील जो चीज़ बननी होती है वो बन जाती है। बट हैविंग सेड दैट, जब हमें लोग कहते हैं तो हम कर देते हैं। बट किसी फिल्म में गाना गाया हुआ है तो उसको टैग कर दो, ट्विटर पे तो हो नहीं, तो फेसबुक में कर देते हैं, इंस्टाग्राम में कर देते हैं। बट फॉर यंगर पीपल, फॉर द यंगर जनरेशन, डेफिनेटली इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ट्विटर एंड ऑल आर डेफिनेटली अ वेरी easy way to connect with your people. And some people use it very wisely, some people use it cleverly, some people use it very miserly. तो it all depends on the person's personality. जैसे मेरा अब मन नहीं करता व्लॉग बनाने का। जब आज से 1 साल पहले तक मेरा बहुत था कि मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं व्लॉग बनाऊंगा, मेरे मन में जो आएगा मैं शेयर करूँगा। 1 साल से मुझे मन ही नहीं करता। आई डोंट फील लाइक टेलिंग पीपल व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज इट्स अ स्टेट ऑफ माई माइंड। आई वॉज अ डिफरेंट सोनू मे बी 2 years बैक, आई एम अ डिफरेंट सोनू टुडे। सो इट ऑल डिपेंड्स, जो जैसा है वो उसको वैसे इस्तेमाल करें। If there's one thing from the earlier music world जो आपको लगे you wish it had lasted in today's world, या उसको हम revive कर सकें, या something that we had to bring back from the... See, everything from the past should be admired, assessed. कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छी नहीं होती हैं। आप उसको असेस करें, एडमायर करें, उससे सीखें। बट नॉट नेसेसरली यू वॉन्ट इट बैक नाउ ओवर हियर इन द प्रेजेंट। क्योंकि हमें ना एक्चुअली आदत ये डालनी चाहिए सबको कि जो हम वर्तमान में हैं और जो जिस रास्ते ये वर्तमान जा रहा है, हमको उसी को नौकर, और पीछे से हम देखेंगे कि हाँ ये अच्छा है, आई पिक सम गुड थिंग्स फ्रॉम हेयर, ये अच्छे हैं, यहाँ से अच्छी का, यहाँ रियाज अच्छा है, ये कि ये हम पिक कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट वांट टू ब्रिंग इट बैक ओवर हियर, बिकॉज जो समाज बदलता है, दुनिया बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट स्टैग्नेटिंग। हाँ, वी आर नॉट स्टक इन द पास्ट। राइट। और सोनू जी, क्लासिकल म्यूज़िक आपने कई दफ़ा आज कहा कि आप सीखे नहीं हैं। मेरा बहुत बड़ा रिग्रेट है लाइफ का। अच्छा, बहुत बड़ा रिग्रेट है। तो वही सवाल था कि व्हाट डू यू टेल स्टूडेंट्स अबाउट लर्निंग क्लासिकल, बिकॉज थोड़े मिसगाइडेड हो जाते हैं कभी ना कभी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आपकी तरह इतना नॉट हैविंग लर्नड एंड येट रीचिंग दीज हाइट्स इज नॉट एवरीवन्स फॉर्चून। नहीं, लेकिन क्योंकि सीखने के साधन नहीं थे ना जी। मुझे मेरे पापा मम्मी नहीं लेकर गए किसी के पास कि मेरे बेटे को सिखाओ। अच्छा। हाँ, वो नहीं थे, पता नहीं उनको क्या थी कि तू तो सीखा सीखा पैदा हुआ। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। आई वुड हैव बीन अ बेटर सिंगर इफ़ आई वुड हैव गॉटन टू लर्न। जो मैंने चीज़ें मैं कभी कभी यूट्यूब से सीख लेता हूँ। आपको याद है जब मैं मधुबंती में रियाज़ कर रहा था, तो मुझे कुछ राग बेसिक ऐसे पता है, बट मुझे हर राग के पीछे बंदिश या उसका चलन या उसका वादी स्वर संवादी और उसके पलटे और वो मेरुखंड वगैरह ये सब नहीं पता मुझे कुछ भी। तो ये मैं कभी कभी यूट्यूब पे जाता हूँ और मैं इसमें थोड़ा स्टडी करता हूँ। तो एक बार मैं मधुबंती में रियाज़ कर रहा था, आज से मार्च लास्ट ईयर की बात है। तो इन्होंने सुना, क्योंकि मैं सुरेश जी से बात करने के लिए गया तो मेरा तानपुरा चल रहा था,
तो कहती है आप मधुबन में भी करें रियाज, आपको शुद्ध सारंग पता है? कहती है मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहती है आप उस पर कीजिए, आपकी मम्मी पहाड़ी थी तो आपको वो राग अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा आप मुझे सिखाइए उस पर। तो कहती है मैं आपको भेजती हूँ। तब तक मैंने यूट्यूब में गया, मैंने एक बंदिश शुद्ध सारंग की लिख ली और उसको याद कर लिया। फिर उनको मैंने सुनाया कि ये वो बंदिश है, ऐसे मैंने सीख लिया है, अब आप मुझे इसके थोड़े पलटे उल्टे ज़रा भेजिए। देन शी सेंट मी दैट। तो मैंने लास्ट ईयर शुद्ध सारंग को फिर कि आज इस साल तक रियाज किया, एक साल तक एक पूरा साल मैंने उसके करता रहा। एंड आई रियलाइज क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल क्या चीज़ है, बाप रे। ये चीज़ अगर किसी को बचपन में मिल गई, मतलब मैं तो कहता हूँ मेरे बेटे को शौक़ नहीं है इतना, जैसे मैं पागल था वैसे वो इतना पागल नहीं है, बट अगर वो ज़रा सा भी इंटरेस्ट दिखाता है ऐसे तो मैं उसको बोलता हूँ पहले इंग्लिश, मतलब कोई भी क्लासिकल, इंग्लिश वेस्टर्न म्यूजिक सीखो या जो भी, पर इंडियन क्लासिकल में जो सरगमे हैं, जो पलटे दे रखी होती। अभी कल रब्बानी ने मुझे कुछ भेजा, गुरुजी का भेजा हुआ, मैंने कहा इसको क्या बोलते हैं? कहता पलटा। मुझे ये भी नहीं पता, सोचिए आप, ये कल की बात है। मैंने कहा फिर इसको स्लो गा के भेजना मुझे ताकि मैं इसको याद कर सकूँ। तो ये चीज़ें अगर आपको कहीं एक जगह पे एक विद्या मंदिर में मिल रही हैं, इसको तो आपको लूटना चाहिए। लूटो और सही वक्त पे जितना हो सके। और जो लोग ये कहते हैं कि हमें रियाज़ करने का वक्त नहीं है, वो रियाज़ करना चाहते नहीं हैं या वो रियाज़ की वैल्यू समझते नहीं हैं। क्योंकि सुरेश जी हमारे सामने इस बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। सुरेश जी को मैं बहुत सालों से, बचपन से सुनता आ रहा हूँ ऑफ कोर्स, और जो इनकी आवाज़ आज भी जो चल रही है, अगर ये रियाज़ छोड़ दें तो बंद हो जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये रियाज़, उनकी लगन, इनका अपने आर्ट फॉर्म पे जो लगा उस पर चले। मेरा खुद का एग्जांपल ये है, मेरा दिमाग म्यूज़िकली बहुत स्ट्रांग है, पर मेरा वोकल जो है प्रॉवस वो ज़ीरो हो जाएगी अगर मैं रियाज़ छोड़ दूँगा तो। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मेरा ऐसा गला नहीं है कि जैसे सुखविंदर सिंह जी कहते हैं ओ मैं तो रियाज़ करता ही नहीं हूँ। तो नहीं करते तो इतना अच्छा कैसे गा रहे हैं? तो देन आई रियलाइज़ कि मेरा दिमाग म्यूज़िकली बहुत स्ट्रांग है, मुझे सब म्यूज़िक दिखता है मुझे ऐसे, आई कैन सी द म्यूज़िक इन माई हेड, सो आई मेड अप ऑफ म्यूज़िक। बट वोकली अगर मैं रियाज़ ना करूँ तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो और ये क्लासिकल म्यूज़िक का, जैसे मैंने अभी यूट्यूब में एक चीज़ कहीं से देखी, मैंने उसको सीख लिया, तो मैं उसका अब जब रियाज़ कर रहा हूँ तो आई एम रियलाइजिंग कि ये चीज़ अगर मुझे पहले मिली हो तो मेरा प्रोग्रेस बहुत फास्ट होती। तो आप देखो, मैंने अभी इनसे श्योर किया है इसके पहले ब्लैबर करने कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग रैंडम। सो ये मैं बेसिक चीज़ मैंने यूट्यूब से सीखी है। जिसको सीखना है वो सीख लेगा। तो आपको अगर किसी को सीखने का मौका मिल रहा है अजीब आसन में या कहीं भी आपको जाना, कहीं भी आप सीखें, किसी भी गुरु के, ये जो इंडियन क्लासिकल है, ये बहुत बड़ी चीज़ है ये तो, और कोई अंत ही नहीं है इसका। अच्छा सिंगर बनने के लिए अच्छे रेंज, हरकतें, मुर्कियाँ, गमक, ये सब चीज़ें, और इनके पास तो, और पद्मा जी एक्सेस देखो, इनके पास वेस्टर्न म्यूज़िक का भी एक्सेस है। आजकल जो अच्छे अच्छे सिंगर्स हमने देखा, वो जितना अच्छा क्लासिकल गा रहे हैं उतना ही अच्छे वेस्टर्न भी गा रहे हैं, है ना? सारे काफ़ी लोग गा रहे हैं वेस्टर्न, फुल एक्सेंट से अच्छा गाते हैं। अभी वो जो जी ने गा के वो भी तो वैसे ही तो है। तो सारे अभी तो वैसे ही, हाँ निवान भी गाता है वही तो आई थिंक इंडियन क्लासिकल is definitely something which one should never miss. Sonu ji, today I think what we got here, pearls of wisdom वगैरह becomes very technical in आपने जो हमें समझाया है, हाँ शेयर किया, पर it's like your talent, मतलब आप थोड़ा करके आपने इतना सब कुछ समझाया. I have to admit that we got much more than we could have asked for. सच्ची मतलब I think everyone here will resonate with what I'm saying. इनका शेड्यूल जैसे रहता है, जितनी भागदौड़ ये करते हैं, बाद उसके इस रफ्तार में हर क्वेश्चन को बिना भूले उसके न्यूएंसेस, आंसर के भी वेरिएशंस दिए उन्होंने. अब समझ में आ रहा है, एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या हो. सोनू जी, मुझे लगता है मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नहीं गवाएंगे, और आप इतना गा चुके हैं ऑलरेडी, पर इनको जब तक फॉर्मली आप 2 लाइन नहीं सुनाएंगे तो शायद ये नहीं छोड़ेंगे आपको. 2 लाइन इनको फोर्स नहीं करेंगे ज़्यादा, बस जस्ट मे बी 2 लाइन्स, नहीं तो भैरवी नहीं होने वाली आज. सच्ची मेरा गला लाल हो पड़ा है समंदर से, इतना भारी होता नहीं बोलने में मेरा गला, जितना भी हो पड़ा. जस्ट 2 लाइन्स हो मुझे.
Don't more, not more than that. हाँ मुझे पता सभी बोलने वाले हैं अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने इसे छू लो जरा मर जाऊं या जी लो जरा खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा